अस्सलाम वालेकुम। शाराए दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की सरबराही में तीन रुकनी बेंच जनाब जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल वो इमरान खान की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है, लेकिन आज ये समाअत जो है तकरीबन 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई और उसकी वजह कुछ बेंच अवेलेबल नहीं था और मखदूम अली ख़ान जिनके वफाकी हुकूमत की तरफ से नैब तरामीम के दिफा में दलाइल जारी हैं, उन्होंने भी मुल्क से बाहर जाना था। इस पर तो ज़रूर आज बात करेंगे कि आज इसमें क्या हुआ, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अदालत ने नैब से कहा है कि वो जो पिछले 5 ऑर्डिनेंसेस की वजह से कौन कौन से मुकदमात ख़त्म हुए थे और किस किस को PTI की हुकूमत में, जब पटिशनर ख़ुद हुकूमत में थे, तो फ़ायदा पहुँचाया गया था। इस समाअत पर जाने से पहले एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो हुई है। एक तो ये है कि जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के लिए हुकूमत ने नाम सदर मुमलिकत को भिजवाया था मंसूर उस्मान अवान का, और सदर मुमलिकत ने तकरीबन 23 या 24 दिसंबर को उनकी तकर्रुर की मंजूरी भी दे दी थी आर्टिकल 100 के नीचे, लेकिन उसके बाद से ये नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था। और फिर अब जो ख़बर है वो ये है कि मंसूर अवान ने अटॉर्नी जनरल बनने से माजरत कर ली है और आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से ख़त भी लिख दिया जाएगा। और इससे कबल उन्होंने एक अहम शख्सियत से, जहां हम बैठे वहाँ पे मुलाकात भी की, तो इस पर बात करेंगे। पहले नासिर साहब, ये अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, जैसा कि आप कहते रहे कि अगर हुकूमत अपना अटॉर्नी जनरल लगवा सकती या लगा सकती, तो फिर ये हुकूमत कर क्या रही है? मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि ये हुकूमत है, ये इसको हुकूमत कहते हैं यार। हर फ्रंट पे हमें वो एम्बेरस करा रही है। इकॉनमी इनसे ठीक नहीं हो रही, एक अटॉर्नी जनरल इनसे नहीं लग रहा। देखें, आपने प्रेसिडेंट को भी एम्बेरस करा दिया ना। अप्रूवल तो प्रेसिडेंट से आपने ले ली थी। प्रेसिडेंट कैसे एम्बेरस हो गया? यार, प्रेसिडेंट से अप्रूवल ली थी ना अपॉइंटमेंट की, और आपने प्रेसिडेंट साहब ने फिर जो पुराने अटॉर्नी जनरल थे अख्तर औसाफ साहब, उनकी रिजिग्नेशन भी एक्सेप्ट की थी। देखिए, आर्टिकल 100 के तहत तो प्रेसिडेंट ने लगाना होता है ना। ये अलग बात है कि समरी हुकूमत मूव करती है, मर्ज़ी तो हुकूमत की होती है, अपॉइंटमेंट तो वो करती है, लेकिन अप्रूवल तो प्रेसिडेंट ने देना है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट ही की मर्ज़ी के से लगता है और प्रेसिडेंट की ख्वाहिश तक वो काम कर रहा होता है। तो अच्छा खासा तो बाइंडिंग है ना उस प्रेसिडेंट पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ही होती है ना, ये तो बाइंडिंग है ना। एडवाइस होती है, लेकिन प्रेसिडेंट का लफ्ज़ है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पावर्स, मैं आपकी इस बात से वो नहीं, मतलब, लेकिन ये और यार कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पावर्स तो मंसूर अवान साहब ने क्यों माजरत कर ली? ये हुकूमत, वफाकी हुकूमत आपकी जो है, ये इस तरह सलूक करती है। तो वो मैं वही कह रहा हूँ ना, मंसूर अवान साहब को कितना एम्बेरस कराया यार। आपने हर जगह खबरें लगवा दी हैं, बाद में आपसे वो नोटिफिकेशन ही है ना, वो भी नहीं लग रहा। तो आपके ख्याल में क्या वजह हुई है? मतलब, एक तो ये ठीक है सदर साहब एम्बेरस हो गए, लेकिन अकिल बालिग, हाँ, एक तो अकिल बालिग की असल क्वेश्चन अकिल बालिग है। हालांकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो वही है जो मतलब मेरा सीधा जवाब पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ आपसे नासिर साहब, क्या अदलिया के अपने अंदर से मुखालफत की वजह बनी है उनका ना नोटिफिकेशन होना? 100%। देखिए, मैं वही तो आपको कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तो किस अदलिया के किस क्वार्टर की तरफ से? मतलब जाहिर है जो अदलिया है वो नहीं चाहती कि अदलिया का हेड नहीं चाहता या अदलिया नहीं चाहती? अदलिया नहीं चाहती, सुप्रीम कोर्ट, अदलिया का हेड या अदलिया का सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती कि मंसूर साहब जो हैं वो अटॉर्नी जनरल लगें। हालांकि अटॉर्नी जनरल का काम तो एक ब्रिज है, वो गवर्नमेंट और अदलिया के दरमियान में एक ब्रिज है। ये नहीं, देखें, ये नहीं हो सकता कि वो कंप्रोमाइज़ करे या ऐसा अटॉर्नी जनरल हो जो ना साहब वो ब्रिज तो क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि तसद्दुक जिलानी साहब के दौर से जो है वो रजिस्ट्रार जो है वो DMG ग्रुप से लाते हैं, क्योंकि भाई हुकूमत से बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए DMG ग्रुप से ला रहे हैं ना। अब भी जो है वो जो पुराने अरबाब साहब गए, उसके बाद फिर नए आए जवाद पाल साहब, और आपने देखा वो क्या हुआ, और अब फिर एक नए DMG ग्रुप के जो हैं वो लोग, उसकी भी बड़ी कहानी वो भी बताता हूँ मैं आपको। क्या हुआ क्या वहाँ, लेकिन तो फिर वो तो गैप तो ख़त्म हो गया ना। अटॉर्नी जनरल ने क्या करना है?
नहीं देखिए, अटॉर्नी जनरल ने तो देखें, ये तो नहीं हो सकता ना, गवर्नमेंट के जो लॉज हैं, गवर्नमेंट के जो डिसीजन मेकिंग है, उसको डिफेंड तो करना है ना। मेन मकसद उनका क्या है, डिफेंड करना है ना गवर्नमेंट के जो डिसीजन मेकिंग को। तो फिर उस पर अदलिया को क्या एतराज़ हो सकता है? आर्टिकल 100 के अंदर कहीं अदलिया का किरदार नहीं है अपॉइंटमेंट में। अदलिया का किरदार नहीं, यही तो बात हो रही है ना, कि यही तो अनफॉर्चुनेट बात है कि जिसका किरदार नहीं है उसकी मर्जी चल रही है, और जिसका किरदार है उसको एम्बेरस हो रहा है, वो एम्बेरस हो गया। मैं यही तो ठीक। कहने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, हाँ जी हसनात साहब, आपकी क्या इतलात हैं कि मंसूर अवान साहब आखिर क्यों मजबूर हुए? इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतने मतलब है कि जब वो 63 वाला पार्टी हेड वाले में जब पेश हो रहे थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी उनकी कि जनाब मंसूर अवान साहब बहुत ज़बरदस्त आपने दलाइल दिए, और फिर एक जगह तो उन्होंने कहा था कि हमें फंसा लिया तकरीबन उन्होंने। देखिए, मंसूर अवान का पहले वो इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको कहा गया आज़म तारड़ साहब ने कि आप आएँ, वो नहीं थे। बाद में उनको किया कि नहीं हम आपको लगा रहे हैं, उन्होंने कहा चलें ठीक है लगा लें। उसके बाद आपको भी पता है कि एक सेक्शन जो है जुडिशरी का जो उनसे रिजर्वेशन थी। अब रिजर्वेशन क्या थी कि जी आकल बागल या यंग है या टाइम ऐसा है कि इसमें वो हालात ऐसे हैं। अब देखें, बार में तो इंटरप्रिटेशन ये हो रही है कि मंसूर अवान साहब बार के बड़े करीब थे, तो वो सीनियरिटी प्रिंसिपल पे में भी उनका व्यू जो है वो चीफ जस्टिस, क्योंकि जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाना उनकी ख्वाहिश होती, पहले भी देखें अब भी वो में भी जूनियर जज को लाएं, तो में भी वो कोई डिसेंट कर देते। और खदशा शफी सदीकी साहब के हवाले से अभी भी इतलात ये हैं कि वो डिटर्मिन हैं चीफ साहब, और सरमद जलाल उस्मानी साहब को ये इतलात हैं कि कोई 1-2 वकीलों को उनको कन्विंस कर रहे हैं। तो लेकिन किसी को टास्क दिया गया है कि सरमद जलाल उस्मानी साहब को माइल्ड करें शफी सदीकी साहब के मामले के ऊपर ना। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना कि चीफ जस्टिस हमारे बंदयाल साहब वैसे बड़े पोलाइट और बड़े हलीम तबा आदमी हैं बहुत, लेकिन उनकी जो चीज़ वो एक दफ़ा डिसाइड कर लें उससे पीछे नहीं हटते, चाहे वो जो भी हो। जजेस के मामले में उन्होंने जो कहा कि मैंने इनको लाना है तो वो ला के कामयाब हुई हैं। अटॉर्नी जनरल के मामले में जो उनकी रिजर्वेशन थी आखिर में कामयाबी हुई है। देखिए, बहुत एक मुझे सीनियर ओहदे पे रहे अटॉर्नी जनरल साबिक, उन्होंने मुझे बताया कि जी मंसूर अवान ने जो केस था ना, वो दोस्त मदारी वाला केस, उसमें वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्या नाम है उसको, हमजा शहबाज, और यहाँ इन्होंने बाइकाट की थी प्रोसीडिंग। वो कहते हैं कि जी उनको चाहिए था कि वो वकालतनामा, वो कहते हैं कि जी मैं बाइकाट के हक में नहीं। वो एम्बेरस हुई। एम्बेरस कौन कौन हुए? चीफ जस्टिस बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब, ये हुई है। और ये उन्होंने तो क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन पे हालांकि वो करना बैठे रहे। देखें, क्लाइंट ने यहाँ पे वो कहते हैं कि क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस थी कि भाई आपने अगर फुल कोर्ट नहीं बनता तो आप बाहर आ जाएं। क्लाइंट के कहने पे, अगर क्लाइंट के कहने पे तो उन्हें चाहिए था कि वकालतनामा ही वापस करते। और ये वो एक देखें, वो जजेस की ईगो होती है, और वो ईगो इतनी ज़्यादा ना बड़ी होती है। और फिर देखें, एक पूरा हिस्ट्री भी तो देखें ना, लाहौर हाई कोर्ट में मंसूर अली शाह, जस्टिस एजाजुल एहसन, मंसूर अवान, मंसूर अली शाह और इनके जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार के पार्टनर, एक नजरियाती जो डिवाइड है। और ये हम कयूम साहब आपके कोई करीब है और मेरा और आपसे कोई एक वैसे राइवलरी है, तो मुझे होगा कि यार इसका बंदा क्यों हालांकि किसी का बंदा नहीं होता, बंदा गवर्नमेंट का होता है। मैं अब मुख्तलिफ बिटवीन द लाइन आपको बता रहा हूँ कि ये ईगो की लड़ाई थी, और मेरा ख्याल है कि और वो जो वजह थी कि जो 3 जजेस एम्बेरस हुए, वो इनफॉर्मली ये था। हालांकि मेरा ख्याल है कि मंसूर अवान अब जो इतलात हैं कि उन्होंने खुद ही 8-10 दिन पहले जहन बना लिया था कि मैं नहीं आऊँगा। हाँ, आखिर में ये इतलात भी हैं कि सलमान शहबाज और कुछ शरीफ फैमिली के लोग थे, उन्होंने कहा कि यार अब हम अटॉर्नी जनरल भी अपना नहीं लगा सकते। और उनको फिर बाद में ये कहा गया कि यार ठीक है, मंसूर अवान जो हालात इस किस्म के बन रहे हैं, फ्यूचर में अगले 2 महीने में इस किस्म के केसेस आएंगे, और अंदर भी जजेस की डिवाइड है। अगर मंसूर अवान हुकूमत के कहने पे जो है जूनियर जजेस को सपोर्ट करते हैं, जैसे शफी सदीकी साहब के हवाले से आ रहा है कि वो में भी नाम दोबारा आ जाए, तो वो फिर ये होगा कि जो 3 मुश्किल पैदा नहीं उनके लिए, और जो 3 जजेस हैं जैसे सरदार तारिक, जैसे काजी फाइसा और जैसे मंसूर अली शाह, उनको भी नाराज हो जाएंगे। और वो अख्तर साहब, ये एक लॉजिक उनको किसी ने दी है कि यार फिर आप इधर आ जाएंगे तो उधर जाएंगे। तो जुडिशियल पॉलिटिक्स इज इन फुल यार। वैसे जिसने भी ये लॉजिक दिया है ना, अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम करे और अल्लाह ताला ने जो है उसको हिदायत अता करे। हम दबे लफ्ज़ों में यही कह सकते हैं। कयूम साहब, अगर ये बात लॉजिक अगर ऐसी है ना, तो ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। और देखें, आप इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में ये बातें नहीं होती।
पसंद नापसंद चले मानता हूँ, हर मतलब एज बीइंग ह्यूमन होती है, लेकिन आप उसको ट्रांसलेट नहीं करते अपने रोल पे। जब आप रोल एक प्ले कर रहे होते हैं उसमें ये चीज़ें ट्रांसलेट नहीं होती, नंबर एक। नंबर दो, आपको याद है कि जो मंसूर साहब हैं वो तो खुद सीनियरिटी प्रिंसिपल को के मुखालिफ है। वो कहते हैं कॉम्पिटेंसी, सीनियरिटी प्रिंसिपल, कॉम्पिटेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। और अच्छा, जब वो सेकंड बात यह है कि आपको हुकूमत की में ये हालत है कि प्राइम मिनिस्टर तक को नहीं पता था कुछ अरसे तक कि नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। मतलब ये हुकूमत की हालत है कि प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं मालूम कि हमारे आज जब उनको कहा गया कि जी वो नोटिफिकेशन है, मैंने तो कर दिया था। तो मतलब आप किस चंबे तरह का की क्या? हुकूमत है, तो हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें, क्या ठीक क्या ठीक बात लेकिन करें। मेरा ख्याल है कि अब हालात देखिए ना ऐसे हैं कि नासिर किसी को साहब, नाराज नहीं किया। अब बिल्कुल सही बात है। अगर मुंतकिम मिजाज जुडिशरी हो तो इमरान खान जाहिर है। जैसा बंदा भी गुलजार साहब के कहने पे, आपको पता है कि जो कुछ खालिद जवेद खान साहब कहते थे वही होता था, क्योंकि जुडिशरी को आप नाराज देखें। इमरान खान भगवान है ना, इमरान खान जैसा नहीं, बंदा भी। या छोड़े नासिर साहब, नासिर साहब, मतलब है कि ये मसला ये उधर नहीं है, उधर वो भगवान था या शैतान था, जो भी था। बात यह है कि ये इंस्टीट्यूशन है ना, इससे ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि ये मुंतकिमुल मिजाज किस्म का कुछ इंस्टीट्यूशन है। ठीक है कि जी वो फलां केस है तो फलां लगा क्या देंगे, पता उसमें वो रिलीफ हो उन्होंने जाएगा, मंसूर उसमें अमान ये हो साहब की जाएगा। बेहतरी के लिए किया हो कि भाई ये वो ना है, चलो उनकी बेहतरी के लिए भी किया हो ना, ये भी तो हो सकता है। ये भी ठीक बात है आपकी कि लेकिन अगर आप इससे- मेरे पास आए तो वो दूसरे नाराज हो जाएंगे। यार छोड़ देना नासिर साहब। अच्छा, बात नासिर साहब ये भी है, अभी वो जवाद पाल साहब चले गए, ठीक है ना। मैं हमारे सोर्सेज के मुताबिक जो है वो जनाब, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि जनाब ये आप डीएमजी ग्रुप से क्यों लेके आ रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि बगैर नंबर के मुकदमात लग जाते थे रूडा वाले, और जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो कहाँ किधर जाके लग रहे हैं। तो रजिस्ट्रार की एक बड़ी ट्रस्टी होता है। हाँ, ट्रस्टी ट्रस्टी, क्योंकि इस पे फोकस किया करें। हाँ, ट्रस्टी ट्रस्टी होता है। और ये सुप्रीम कोर्ट का ट्रस्टी रजिस्ट्रार है, और पूरी सुप्रीम कोर्ट का ट्रस्टी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो वो जो ट्रस्टी है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हमारे ज़राए के मुताबिक, वो जब ये एतराज़ात थे उन्होंने कहा हाँ देखते हैं, और फिर कहा गया कि चलें एक कमेटी बना देते हैं जो है ना हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के वो बंदा जो है ना जुडिशरी के अंदर से कोई हो जो लगाया जाए। और इस सारी चीज़ पे एग्री किया, और फिर पता लगा दूसरे दिन जो है ना डीएमजी ग्रुप से फिर नोटिफाई कर दिया गया। सो मामला कुछ और ही हैं। मतलब नासिर साहब, आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये मुझे भी एक सीनियर वकील साहब ने बताया था, और ये मुझे याद आ गया। ये वैसे ही था एक ज़माने में, जो केस की फिक्सेशन या केस कहाँ लगेगा ये सारी डिसीजन मेकिंग रजिस्ट्रार करता था, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद से ये डिसीजन मेकिंग अब चीफ जस्टिस करते हैं, लेकिन पहले ये रजिस्ट्रार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती थी। देखें बात पता क्या है, ये कभी भी नहीं हुआ है। जो भी अहम केस है ना वो चीफ जस्टिस के अप्रूवल के बगैर नहीं लगते, मर्जी के बगैर नहीं हाँ, होता। लेकिन ये प्रैक्टिस हमेशा से ही रही है। नहीं, ये प्रैक्टिस हमेशा से नहीं रही है, लेकिन कभी भी रजिस्ट्रार इतना आज़ाद नहीं हुआ कि वो चीफ जस्टिस के सामने वो केस लगा दे। रजिस्ट्रार बहुत पावरफुल होता था एक ज़माने कमेटी में। क्यों नहीं बनाते वैसे कयूम साहब? हर मामले में यहाँ फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ आपने प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात को कर्टेल करके आपने कहा कि फेडरल कैबिनेट Constitutional से, scheme, और यहाँ हाँ। आप फुल कोर्ट की मीटिंग 3 साल से नहीं हो रही, तो यहाँ कोई थोड़ा सा आइन इम्प्लीमेंट यहाँ भी इन्फोर्स हो जाए। नहीं, फुल कोर्ट की मीटिंग कोई आइन के अंदर दर्ज तो नहीं है, वो तो प्रैक्टिस है, अपने रूल्स सुप्रीम और कोर्ट की प्रोसीजर है। डेफिनेशन क्या है आइन में, जरा मुझे बताएं कि सिर्फ चीफ जस्टिस है? नहीं, क्या है उसकी? चीफ जस्टिस और जज, दीगर जज तो साहब और मुझे बताएं कि डिटरमिन्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या है, कौन सा एक्ट है अंडर द एक्ट? यहाँ थ्रू जजमेंट आपने वो इख्तियारात भी चीफ जस्टिस को दे दिए, और जो जजेस के पास ये है कि जज जो है वो 1.5 घंटे का जज है, 2 मरले का सुने, 3 मरले पीछा, फिर घर बैठे वो क्या कहते हैं गोल्फ खेले, जो मर्जी करे। तो ये देखे ना, ये भी तो कुछ चीज़ें यहाँ भी तो कोई रेगुलेट हो जाए तो बेहतर नहीं है वैसे मेरा ख्याल है। बिल्कुल होनी चाहिए। आइन को यहाँ भी इन्फोर्स हो जाए, ट्रस्टी की यहाँ भी ज़रा थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हो जाएं, जो हम 10 साल से देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। लेकिन हम बात करते रहेंगे, अल्लाह आगे करे भी कि करेंगे। बड़े बड़े लोगों के मुकदमात के फैसले करें, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ का मुकदमा, बेचारा मुकदमा भी जड़ा है ना वे कौन कि सा? आज मेरी कौन सा दराज, केस मैं है? दराज से बाहर निकलूं, आज मैं दराज से बाहर निकलूं, वो दराज के अंदर ही पड़ा कौन हुआ सा है। केस है वो जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन तोड़ने के ऊपर सजा दी थी ना, दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। तो वो उसके खिलाफ भी अपील आई थी, और जनरल परवेज मुशर्रफ के वकील ने भी अपील की हुई है, आपको पता ना, दोनों सूरतों के अंदर हुई हुई है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो
वो मुकदमा तो नहीं लगा, लेकिन उस अदालत को कलअदम करार देने वाले मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आ गए। मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं जो आपने भी और हम सब ने रिपोर्ट किया था और उस पर हमने एक दफ़ा प्रोग्राम भी किया था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। आपको याद है ना जो नवंबर 7 में जो इमरजेंसी लगाई थी और इनको डिपोज किया था जजेस को, हाँ। तो एक 7 मेंबर बेंच ने एक डिसीजन दिया था, तो उसकी जो वायलेशन थी उस पर कंटेम्प्ट नहीं लगना था कुछ लोगों पे, तो वो केस और वो चीफ जस्टिस को मामला भिजवाया गया था कि वो फौजी अफसरान जिन्होंने उस वक्त का जो एमरजेंसी के खिलाफ ऑर्डर पर अमल नहीं किया था उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एक स्पेशल बेंच बनाया जाए। तो उसके बाद से कितने चीफ जस्टिस है, कितने गए नहीं। और केस है इंटरनमेंट सेंटर की, जब मर्जर हुआ ना फाटा का, उसके बाद मेरा ख्याल है पेशावर हाई कोर्ट ने किया कि वो इंटरनमेंट सेंटर की आईनी हैसियत ही ख़त्म कर दी। वो फंडामेंटल राइट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे। यहाँ खोसा साहब ने बेंच बनाया था सीनियरिटी की बुनियाद पे 5 जज, वो केस गुलजार साहब तो लेके बैठ गए ना। गुलजार डॉक्ट्राइन तो ये थी कि बस सिर्फ नस्ला टावर और 80 का कराची बहाल करना है, और वहाँ कराची में जो भी फोकस था वो केस अभी तक नहीं लगा, वो नहीं लगा। बड़े बड़े केस हैं। वो एपीएस के वो बच्चों वाला जो सा था, वो उसके बाद एक इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी थी ना इमरान खान की हुकूमत से। तो आप कहें इमरान खान का भी कंटेम्प्ट केस जो अभी चल रहा था, उसमें आखिरी दफा सलमान भट्ट साहब ने आर्गूमेंट किए थे, उसके बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि फाजिल अदालत इमरान खान को कितनी मरतबा गलत बयानी करने की इजाज़त देगी। तो अच्छा नासिर साहब, आज फिर आ जाएं। प्राइम मिनिस्टर हाउस से जवाब आना था, सॉरी एपीएस वाले केस में इमरान खान साहब से, हाँ। तो वो आ गया था? नहीं आया था ना, तो बल्कि तो उल्टा रिक्वेस्ट आ गई थी कि केस को एक्सटेंड कर दें, मतलब डेट वही ना। उसके बाद से फिर कभी नहीं लगा। हाँ, वो बस ठीक है। अभी एपीएस की वो 16 दिसंबर होके गुजरी है यार। बहरहाल जी, लटका के क्यों रखते, उसका कोई फैसला तो कर देना यार। बड़े ये है कि जब आप इख्तियारात एक बने के बाद ज़हन में नहीं आता, जब फुल कमेटी हो, उसमें जजेस की कमेटी हो, वो आपस में कोई प्रपोजल दें कि जी फलां केसेस भी लगे हैं फलां। देखिए एक बंदे पे कितना बर्डन हो, मैं ये भी देखें वो बेंचेस की कंपोजिशन भी करे, केस की फिक्सेशन भी करे, सो मोटो कोई जज उस पर भी उसने देखना है, जर्मिना लगन देवे। अच्छा नासिर साहब ये बताएं, आज जो है वो नैब तरामीम के केस में इमरान खान साहब, क्या आज की क्या हाईलाइट है, क्यों ये एडजन कर दिया, और आज जज साहबान क्या कोई मुसलमान जज को इस तरह की कोई बात हो रही थी, क्या हुआ? आज बेसिकली तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा था, कैपिटल पनिशमेंट की बात चल रही थी ना, और उसमें मखदूम अली खान साहब ने ये बताया था, यहाँ से शुरू हुई थी ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि अगर नैब लॉ को, क्या पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि नैब लॉ को रिपील कर दे और कोई नया उसकी जगह कानून बना दे। रेट्रोस्पेक्टिविटी भी बात हुई और बहुत सारी बातें हुई थी। असल में मैं बता रहा हूँ ना कि मखदूम अली खान साहब ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो कई मुल्कों में थी, जैसे यूके में थी, उसमें तो आप किंग के बाग में चले जाएं और आपके चेहरे में कालक मिली हो तो उस पर भी हैंगिंग थी, और भी बहुत से, अगर आपने कुछ पेंस उठा ली उस पर भी हैंगिंग थी। कैपिटल पनिशमेंट ख़त्म हो गई और वो मुल्क चल रहे हैं। तो जब कैपिटल पनिशमेंट बल्कि एक्स्ट्राडिशन का भी वो यही कह रहे थे कि एक्स्ट्राडिशन हमारे यूके ने हमारे साथ साइन इसलिए नहीं किया हुआ कि उनको ये, चूँकि हमारे मुल्क में कैपिटल पनिशमेंट अभी तक राज है, तो इसलिए वो नहीं करता कि आप अगर हमने एक्स्ट्राडाइट कर दिया किसी बंदे को, आप हो सकता है उसको फांसी पे चढ़ा दें। ये तो इस पर बात कर रहे थे। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने ये कहा था कि इस्लाम कहता है कैपिटल पनिशमेंट का, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट को हम क्या अबॉलिश कर सकते हैं? इस पे जस्टिस, क्या पार्लियामेंट अबॉलिश कर सकती है? बिल्कुल। तो मखदूम अली खान साहब ने यही कहा था कि उन्होंने बहुत सारे साइटेशंस दी और बुक्स का हवाला दिया, और उसमें हाशिम कमालिया हैं, कोई बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका भी हवाला दिया, और उन्होंने यही कहा था कि इस्लाम को आप नैरो माइंड से नहीं देख सकते। और दूसरी बात ये कि जो हैंगिंग का कंसेप्ट है ना इस्लाम में, वो पहले से राइज था, तो ठीक है, उसको उन्होंने डिस्प्लेस कन्वेंशन है, ट्राइबल कन्वेंशन था, वो मौजूद था। इस पे फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा था। फिर खालिद साहब जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन रहे हैं, उनकी भी किताब का हवाला भी दिया था उन्होंने इस हवाले से। बिल्कुल। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि अगर मेरे सामने केस आ जाए और चले मैं मुसलमान जज ना भी हूँ, तो क्या मैं अपने बिलीफ को देखूंगा और मोरालिटी को देखूंगा, या मैं कॉन्स्टिट्यूशन, किस लिए कि किसी कानून को कलअदम करार देने के हवाले से, कानून की वैलिडेशन देखते हुए एग्जामिन करते कि ये वैलिड है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के मुताबिक है कि नहीं, तो मैं क्या आइन देखूंगा या अपना बिलीफ देखूंगा या मोरालिटी देखूंगा? मखदूम अली साहब भी यही कह रहे थे कि कोर्ट ये नहीं डिसाइड कर सकती कि क्या चीज़ सोसाइटी के लिए अच्छी है,
क्या चीज़ सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। तो इस पे जो है वो उमर अता बंदयाल साहब ने भी एक सवाल किया था कि सिर्फ यही नहीं कि अब बुनियादी हकूक़ से जो है वो मुतसादम हो, बल्कि अगर वो किसी भी आइन की शिक से मुतसादम है तो कलअदम करार दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस साहब ने एक और भी बात की थी कि देखें हमारे मज़हब में हम वो हाशिम कमालिया साहब ने भी अपनी बुक में खाइन के बारे में लिखा है और उसको बुरी नज़रों से देखा। मतलब जो है उसका एक्शन होना, कहने का मतलब है जो नैब में लोग जो पब्लिक ट्रस्ट को करते हैं, प्रॉपर्टी है, ये तमाम लोगों की प्रॉपर्टी है ना, पब्लिक फंड है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं। जब उसको आप करते हैं, उसमें ख़यानत करते हैं तो इसकी तो सज़ा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या पीपीसी जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए तो क्या उसके अंदर बुनियादी हकूक़ नहीं मुतासर होंगे। इसी तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी का लॉ कर दिया जाए, बहरहाल अब ये वो जो है वो पार्लियामेंट की विजडम और उसकी इंटेंशन को नहीं देख सकती। वो ये कह रहे हैं कि अदालत अपना जुडिशल रिव्यू, पार्लियामेंट की जो डिसीजन है वो एक इजमा की शक्ल में है। इजमा का वो उन्होंने किसी का इजमा इसके हिसाब कि उन्होंने किसी स्कॉलर का हवाला दिया था कि उन्होंने ये कहा है। तो ये देखिए मेरा ख्याल है कि क्योंकि मखदूम साहब को फोकस तो मोरालिटी पे ही करना पड़ेगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ट्रस्ट, क्योंकि ये केस जो बन रहा है ना वो ये है कि ये पार्लियामेंटेरियन जो हैं इनके पास अमानत है इख्तियार, ये ट्रस्टी हैं और अपना ट्रस्ट ब्रीच ना करें, कोई अपने इख्तियारात को ऐसा इस्तेमाल ना करें अपनी ईगो की बुनियाद पे या किसी को जो है वो अपने पर्सनल बेनिफिट लेने के लिए या अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए। तो वो चीज़, वो कंसेप्ट है, उस तरफ आना पड़ेगा। हम दूसरा रेट्रोस्पेक्टिविटी की भी बात हुई थी हाँ, तो इस पे पूछा यही गया था कि मतलब है कि ये नैब तरामीम का इतलाक माजी से होगा, ये कहा गया है इसका नई तरमीम के अंदर, तो क्या ये जायज़ है? तो मखदूम अली खान साहब ने कहा था कि जब आपने लॉ बनाया था तो वो भी तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही बनाया था ना। तो जब वो बना और फिर ज़ियाउल हक साहब के पीरियड से शुरू कराया था एहतसाब, और 1986 से है ना। नैब ऑर्डिनेंस जो है वो लागू होगा 1986 से दिसंबर उसके बाद से होने वाले। हाँ, तो टारगेट किया गया था ना पॉलिटिकल क़यादत को, जाहिर है उसके। तो वो ये कह रहे थे कि जब एक पार्लियामेंट रेट्रोस्पेक्टिविटी से उसको लागू करवा सकती है तो उसको रिपील भी कर सकती है। हाँ, मतलब है कि वो मुकदमात जो बनाए थे 1986 से, फिर एनआरओ भी आया था, एनआरओ के अंदर ख़त्म कर दिए गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। तो इख्तियारात जो है ना यहाँ और भी बहुत होते हैं और इल्ज़ामात भी उन पे लगते हैं, 12-12 अरब रुपए के भी इल्ज़ामात लगे हैं। वो जो खबरें, और वहाँ भी मेरा ख्याल है कि इस्लाम है कि जी नहीं, उसके ऊपर बड़ा अमल हुआ है ना यार। वो जिस साफ़ी ने कोई खबर दी थी, पता नहीं उसका कितना किरदार है, उसको पकड़ लिया ना उन्होंने, हथकड़ी लगा के शाहिद असलम को भेज दिया ना। वो वैसे तो वो सजा होगी ना। असासे किसी और के थे, सजा बेचारे शाहिद असलम को दे दी। मतलब कानून के नीचे नासिर साहब जो पता ही नहीं है कि उसका जुर्म क्या है। नहीं, खाइन का पापा जॉन्स का भी एक इशू थे बड़े, और वो चीज़ें भूल गए। देखिए ना इख्तियार, इसमें खाइन का कंसेप्ट नहीं आता। अगर आपने 12 अरब ले लिए, मतलब जिस तरीके से भी लिए, नहीं नासिर साहब हो सकता है उनके पास वैलिड हो, मैं ये नहीं कह रहा, हम कोई इल्ज़ाम लगा ही नहीं रहे हैं। सवाल ये है कि वो आ गए थे तो क्या हो गया भाई, उनकी प्रॉपर्टी है, वैलिडली प्रॉपर्टी है, कोई से छीन थोड़ी लेनी है। विसल ब्लोअर को आपने रगड़ा लगा इसी किस्म की वायलेशन जस्टिस काजी फाइसा केस में हुई है। हाँ, मिसेस सरीना ईसा ने अब आप अच्छा याद करवाया आपने कि वो उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी, आपको पता है ये बाकायदा तौर पे जो टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 216 जो है उसको अमेंड किया गया ताकि फरोग नसीम साहब और वो उनको खुद को बचाया जा सके। उसमें तो ये हुआ ना कि आपको पता है कि मिसेस सरीना ईसा ने जब दरख्वास्त दी थी नैब को 17 जनवरी 2022 को, आज मेरा ख्याल है कि उसकी भी एनिवर्सरी हो गई, 1 साल हो गया। नैब ने ख़त लिखा था कि हम आपकी जो है ना इसके ऊपर इसको परसू कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं। और दूसरा देखिए ना, और दूसरी तरफ जो है याहिया अफरीदी साहब ने अपने एक नोट में कहा था, क्योंकि मेजॉरिटी जजेस ने तो कहा था कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और अगर हो गया ब्रीच तो क्या। देखिए मेजॉरिटी जजेस ने जो 19 जून 2020 का फैसला है उमर अता बंदयाल साहब का, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि जी वो जिस तरीके से भी आया है उस जो उन्होंने लिए हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या जो भी एफबीआर के रिपोर्ट गैर कानूनी तौर पे उस पे उन्होंने कोई पीनल कॉन्सिक्वेंस का कोई नहीं कहा। लेकिन यहाँ हमारा साफी जो है हुआ, फिर उसको अमेंड कर दिया था नाज़िर अपने आप को बचाने के लिए।
वो उसी पे तो मिसेस रीना ईसा ने खत लिखा था। वो हुकूमत कर रही थी ना अपने ब्याह पे, सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ नहीं हाँ किया। वही तो अब मसला ये है ना कि एक कितने मर्जी असासे बना जो उससे पूछ कोई नहीं सकता, खबर देने वाला उधर तो वही डोगर आजकल पता नहीं कितने गए। ARU वाले शहजाद अकबर मिर्जा साहब ठीक मौजें है, कर रहे अब करेंगे, हैं। 2-3 महीने बाद। मिस्टर फरोग नसीम जो मैं है आपको वो बताऊं। सेनेटर हैं, मतलब सब की मौजें लगी हैं जी। बहरहाल जी नाइंसाफ़ी, वो कहते हैं जुल्म पे माशरे तो शायद कायम रह सकते हैं लेकिन नाइंसाफ़ी पर नहीं। तो नासिर साहब मैं कंक्लूड कर लूँ? तो जनाब जहाँ पे ट्रस्ट का मामला है, ट्रस्टी का मामला है, तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी एक मीटिंग हुई थी और फिर उस मीटिंग के अंदर जब चीफ जस्टिस के नॉमिनेशन मंजूर नहीं होती, उसकी ऑडियो जो है वो बग़ैर उन पार्टिसिपेंट की मंजूरी लिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद बखुद ही रूल्स खुद ही विदाउट एनी कॉन्सेंट, बाकी लोग भी थे, पता नहीं उनकी कॉन्सेंट थी या नहीं थी, किसी की मर्ज़ी के बगैर, वो एक अमानत थी, वो जारी कर दी गई थी। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दी जलाने के बाद।